नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम बिहार बिग डिबेट, जहां पर चर्चा होती है, मुद्दों की, मसलों पर बातचीत होती है। और आज जिस मुद्दे पर हम बातचीत करने जा रहे हैं वो मुद्दा है प्रशांत किशोर से जुड़ा हुआ, वो मुद्दा है महागठबंधन से जुड़ा हुआ, वो मुद्दा है एनडीए से जुड़ा हुआ। सब यही जानना चाह रहे कि आखिर इस उपचुनाव में होगा क्या, कौन किस पर भारी पड़ेगा। तो आइए फिर इस गर्मा गर्म बातचीत की शुरुआत भी करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको हम अपने मेहमानों से मिला देते हैं। देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन की एक तरफ है जनसुराज की प्रवक्ता प्रीति नंदनी, दूसरे तरफ है महागठबंधन के प्रवक्ता आरजू खान। तो आइए फिर बातचीत की शुरुआत करते हैं। देखिए, शुरू करेंगे हम लोग प्रीति नंदनी जी से। प्रीति जी, सबसे पहले तो आप हमको ये बताइए कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उस पीसी में कहा तो ये गया था कि तरारी के उम्मीदवार को लेकर चर्चा होगी, घोषणा होगी, लेकिन हमने देखा कि वहां पर भी चेंज ऑफ प्लान हो गया। हमने देखा कि वहां पर भी कैंसिलेशन ऑफ प्लान हो गया। और हमने तो ये भी देख लिया कि बेलागंज के जो उम्मीदवार थे वो खुद खड़े होते हैं और अपना नाम वापस ले लेते हैं। तो क्या जनसुराज से कोई लड़ना नहीं चाह रहा है प्रीति जी? अब ये आलम हो गया है, ये हशर हो गया है। देखिए, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी बदलाव आपको देखने को मिले हैं वो तकनीकी कुछ गड़बड़ियां या कहे कि कुछ डॉक्यूमेंट के जो इशू है इसकी वजह से मिले हैं। इसका कोई भी ऐसा इससे लेना देना नहीं है कि कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता है। हमने हर बाई इलेक्शन सीट से हमने 5 उम्मीदवार को सिलेक्ट किया था। वहाँ की जो जनता है, वहाँ के लोग हैं, उन्होंने उनका नाम सजेस्ट किया था। उसमें से मत लेकर के जो भी संस्थापक सदस्य हैं जनसुराज के, उनके मत के आधार पर एक कैंडिडेट डिसाइड किया गया है। अभी वही आगे नॉमिनेशन के बाद इलेक्शन फाइट करेंगे। यानी कि आप कह रही हैं कि टेक्निकल इशू, टेक्निकल इशू, टेक्निकल इशू। कितने बार हम सुने टेक्निकल इशू? एसके सिंह के वक्त में भी कह दिया टेक्निकल इशू, खिलाफत हुसैन के वक्त में भी कह दिया टेक्निकल इशू। भाई प्रीति जी, कितना टेक्निकल इशू होगा? कितने बार चूकेंगे प्रशांत किशोर? जो शुरुआत में आपने सवाल पूछा, वही आप दूसरे तरफ का नाम ले रही है। पहले जो कैंडिडेट डिसाइड किए गए थे वहाँ टेक्निकल इशू हुआ जी, तो उसके बाद 2 चेंज हुआ। अच्छा जी, फिर खिलाफत हुसैन, फिर टेक्निकल इशू हुआ जैसा कि आप कह रही हैं। तो खिलाफत हुसैन के जगह पे तो मोहम्मद अजमत आए हैं ना। जी जी, अमजद सॉरी, जी अमजद आए हैं, लेकिन कितनी बार टेक्निकल इशू? चलिए हम आपकी तरफ आएंगे आरजू जी। आरजू जी, क्या हो रहा है? देखिए, आपने सुना होगा कि प्रशांत किशोर ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है, ऐसी भविष्यवाणी कि आप लोग का माथा चकरा जाएगा। साफ साफ रामगढ़ को लेकर कह दिया है कि पहला दूसरा तो भूल जाइए, तीसरे और चौथे स्थान पर आ जाएंगे अजीत सिंह। यानी कि अब जाइए, जाके माथा फोड़िए आप लोग। देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी है। उनको संविधान ने फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि उनको बोलने की आजादी दे रखी है, तो वो बोल सकते हैं। अगर वो सपना देखते हैं तो उनके सपने को भी हम नहीं छीन सकते। सपना देखना सबका हक है। अगर वो खुली आंखों से या बंद आंखों से सपना देखे तो अच्छी बात है, सपने देख लें। पता ये चला रामगढ़ में वो जाते हैं, 3 से 4 दिन रहते हैं और उनको कैंडिडेट नहीं मिलता है। कैंडिडेट नहीं मिलता है, कैंडिडेट नहीं मिलता है। और पता चलता है, सुन लीजिए पूरा समरीन जी, उनको कैंडिडेट नहीं मिलता है। और मैं आपके शो पे बैठ के यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये मदारी वाले हैं। ये मदारी जैसे डुगडुगी बजाता है ना, भीड़ इकट्ठा करता है अपने पास, लेकिन सबको वैसे ही नहीं, वही सबको नचाता है। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना समरीन जी, डुगडुगी बजाता है, भीड़ इकट्ठा करता है, भीड़ इकट्ठा करता है। और उसी भीड़ से फिर कहते हैं कि मुझे घर चलाने के लिए पैसे दे दें। और वही हालत उनकी रामगढ़ में है। और मैं आपके शो पे बैठ के कह सकता हूं उस बड़ बोले प्रशांत किशोर पांडे जी को कि वो रामगढ़ में 6ठे और 7वें स्थान पे भी शायद अगर पहुंच जाए तो बड़ी बात होगी। और मैं आपके ये
शो पे ऑन रिकॉर्ड मैं लिख के दे सकता हूं। और फिर 23 तारीख को आप मुझे इसी डिबेट शो में बुला लीजिएगा। मैं आपके डिबेट शो का हिस्सा रहूंगा और अपनी बातों को फिर से मैं बोलूंगा। अच्छा देखिए, बड़ी बात, बड़ी भविष्यवाणी राजद वालों ने भी कर दी है। प्रशांत किशोर को मदारी बता दिया। कैसे सुन रही हैं आप ये सब? देखिए, आपका गुस्सा नहीं खोल रहा है, खून खोलता है, गुस्सा आता है कि नहीं आता है? इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। मैं इस पे यही कहना चाहूंगी कि जब से जनसुराज शुरू हुआ है, जी, पहले तो इनको माना ही नहीं जा रहा था कि जनसुराज है या प्रशांत किशोर है। वो नहीं, अब तो कह रहे हैं कि मदारी है। 2 साल से जैसे जैसे जन समर्थन और सहयोग मिल रहा है, अब देखिए जनसुराज एक मूवमेंट था, एक मुहिम था, लेकिन अब एक पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है। और ये पार्टी कोई चुनाव जीत करके सत्ता में आने के लिए पार्टी नहीं बनी है। बिहार की जनता, बिहार के लोग जहाँ प्रशांत जी पदयात्रा किए हैं, चाहे जहाँ नहीं किए हैं, कहिए। सबसे बड़ी बात ये कह रही है कि सत्ता में आना नहीं चाहती है, तो कम से कम प्रीति, मुझे लगता है कि मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आपको मौका मिलेगा तो अपनी बात रख लीजिए। कहिए 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 जी। जिस तरीके से जनसुराज आया है और एक उद्देश्य के साथ, इस बात से मुझे नहीं लगता है कि आरजू जी भी इनकार करेंगे कि बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, यहाँ सबसे ज्यादा गरीबी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, हर तरीके की समस्या बिहार में। बाकी देश के दूसरे राज्य विकास कर रहे हैं, लेकिन बिहार कहाँ है? और इस जरूरत को प्रशांत जी ने समझा। उन्होंने 2020 में बात बिहार की मुहिम चलाई और लोगों को समझाने का प्रयास किया कि बिहार में समस्याएं क्या क्या है। ठीक है, जो भी हमारी पारंपरिक पार्टियां हैं बिहार की, 30 साल से जो राज कर रहे हैं, 34 साल हो गया है अभी, 15 साल राजद को भी मौका मिला, उसके बाद से आप देख लीजिए एनडीए गठबंधन की सरकार लगातार चल रही है, लेकिन बिहार जहाँ था वही है। बेरोजगारी में सबसे आगे, गरीबी में सबसे आगे, अशिक्षा में सबसे आगे। तो ये जो समस्याएं हैं, इससे तो कोई भी पार्टी, कोई बड़ा नेता, आरजू जी बताइए। मुझे इनकी सारे बातों पे आपत्ति है, सारे के सारे बातों पे आपत्ति है। मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, बिल्कुल। आप पता चलता है कि आपके गुरु नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि इस देश के प्रधानमंत्री हैं। इनके गुरु ये बंच ऑफ एकदम इन्हीं के गुरु हैं। आपके गुरु क्योंकि जब आप उनके लिए काम करते थे, जब आप उनके लिए नारा गढ़ते थे, सुन लीजिए प्रीति जी, बड़ी आराम से सुना, बड़ी इज्जत से सुना, मेरी बात को प्लीज कंप्लीट कर लेने दीजिए, उसके बाद आप कहिएगा, एकदम आप कहिएगा। जब आप देश के प्रधान, देश के एकदम ये खून खोले, उसको पाइएगा, महिला का खून खोल रहा है, महिला को गुस्सा, इनको उसी भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए था जिसके लिए 2014 में ये नारे गढ़वाते थे कि आप महिलाओं की इज्जत क्यों नहीं करते हैं। आप जो है नारे गढ़वाते थे, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार और इतने करीब रहे, और अमित शाह जी के कहने पर आप जनता दल यूनाइटेड को ज्वाइन करते हैं। और ये बकायदा पब्लिक डोमेन में है। सुन लीजिए प्रीति जी, सुन लीजिए प्रीति जी, तो आपको बिहार की चिंता क्यों नहीं थी? आप नारे गढ़वाने वाले, अमित शाह के बात करने पे जनता दल यूनाइटेड को ज्वाइन करने वाले प्रशांत किशोर पांडे जी, आपको नहीं पता था कि बिहार 18 से 20 सालों से जिस नीतीश कुमार के आप गोद में बैठे हैं, वो इस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। आपको ये बातें क्यों नहीं याद आई? हकीकत ये है कि आपको जो है सेल्स मार्केटिंग करनी है, नेटवर्क मार्केटिंग करना है। बिहार वासियों के पैसे से 23 करोड़ रुपए पॉकेट से 23 करोड़। प्रीति जी बोलिए, बड़ा आरोप लग गया, यानी कि सीधा सवाल है मेरा आपसे कि आप कहिएगा ना कि आपके गुरु पीएम मोदी है, नरेंद्र मोदी गुरु है, बता दीजिए। पब्लिक रिकॉर्ड है, अमित शाह के कहने पे जनता दल यूनाइटेड में ये आया। अपनी बात। जैसे तेजस्वी यादव राजनीति में आने से पहले एक क्रिकेटर थे, उसी तरीके से प्रशांत किशोर जी एक रणनीतिकार थे। तो वो उनका पहले का कार्य था, उस पर बहुत चर्चा हो चुकी है। मुझे लगता है क्या बिहार को सिरे से खारिज करके उनको रणनीतिकार बनने की जरूरत थी? उनका जमीर नहीं गवारा हुआ कि बिहार वासी होने के नाते बिहार के बारे में बात करें? प्रीति जी को हम लोग सुन लेते हैं। प्रीति जी पहले आप बोल दीजिए। मुझे लगता है कि इस विषय पर बहुत चर्चा हो चुकी है कि प्रशांत जी ने किस तरीके से धीरे धीरे समझा कि बिहार की जरूरत क्या है। यानी कि गलती हुई थी प्रशांत किशोर, यानी कि बच्चा बड़ा हो गया, ये कह रही है। मैं बिल्कुल इसको गलती नहीं मानती। छोटा बच्चा प्रशांत का बड़ा हो गया है? बिल्कुल भी नहीं। प्रशांत जी का काम था एक रणनीतिकार के तौर पे, ये दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को मदद करते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बिहार की यह स्थिति है और वो खुद इतने सक्षम हो चुके हैं कि बिहार के लिए कुछ कर सकते हैं, तो वो बिहार लौटे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज आप देख लीजिए, कोई भी बड़ा
व्यवसायी हो या डॉक्टर हो या जो बहुत आगे चला जाता है, बिहार वापस लौट के नहीं आना चाहता है, और वो इतना बड़ा संघर्ष करने के लिए खुद को बिहार में। अगर प्रीति जी की बात पूरी हो गई तो मैं अपनी बात नहीं, बिल्कुल। और बार बार ये कहा जा रहा है कि सेल्समैन है, मदारी है। प्रशांत जी ने इस बात को भी स्वीकार किया, ठीक है मैं सेल्समैन हूँ और मैं बात करके बेच रहा हूँ कि हाँ बिहार में शिक्षा है, बिहार में पलायन है, बिहार में बेरोजगारी है। आप समझिए, वोट वो जनसुराज के लिए कभी नहीं मांग रहे हैं वोट। वो कह रहे हैं आप अपने बेटे के चेहरे को वोट देख करके वोट दीजिए कि आपका बेटा आज क्या कर रहा है। स्कूल जाकर के खिचड़ी खाता है और कॉलेज जाकर के सिर्फ डिग्री मिलती है, वो भी समय पर नहीं मिलती है। 3 साल की डिग्री 5 साल में मिल रही है। अगर बिहार में सारी व्यवस्थाएं ठीक होती तो क्यों गए जनता दल यूनाइटेड के गोद में अमित शाह के कहने पे? इसका जवाब मुझे नहीं मिला। अच्छा, मुझे नहीं मिला इसका जवाब। आपसे पूछ रहे हैं कि अमित शाह, इनके राजनीतिक गुरु मोदी जी ने कहा, फिर अमित शाह जी ने कहा, अमित शाह जी के कहने पर ये जनता दल यूनाइटेड के गोद में है। और इन्हीं के गुरु और प्रशांत किशोर पांडे जी ही नारा गढ़वाते थे कि नोटबंदी क्या बहुत सफल चीज होगा। और मोदी जी सुन लीजिए, चर्चा के बजाय पहले क्या करते थे आरजू जी, इसको छोड़ दीजिए ना। अरे प्रेजेंट में नहीं दीजिएगा, क्यों? प्रेजेंट में क्या है उस पर बात कीजिए। मैं कर तो रहा हूँ, मैं प्रेजेंट में तो मैं ये बताइए कि उपचुनाव में तो हो गया खेल आप लोग के साथ, हमारे साथ कहाँ खेल हुआ? अरे खेल हो गया, कहाँ खेल तो इनके साथ हो गया। कड़वा सवाल मुझे प्रशांत किशोर पांडे जी को और जन सुराज को सीरियस लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप खुद आपके डिबेट का हिस्सा यही है कि क्या हो रहा है, बार बार चेंज करना पड़ रहा है, कभी रिवर्स गियर कभी फॉरवर्ड गियर। मेरा मुद्दा ये नहीं है, मेरा मुद्दा है उपचुनाव। चलिए, अपने नेता को तो आप सीरियस लेते हैं? हम सबको सीरियस लेते हैं। अपने नेता को सीरियस लेते हैं? हाँ, एकदम लेते हैं। जी हाँ। एक बात का जवाब दीजिए, 4 सीटों में 1 सीट भी किसी मुसलमान को नहीं मिली, तो फिर दिल अफड़ा कि नहीं बाफड़ा आरजू जी? है दर्द हुआ कि नहीं हुआ? एक भी मुसलमान नहीं, तो क्या मुसलमानों में क्षमता नहीं है? क्या मुसलमान उतने लायक नहीं है? समरीन जी, मैं बोल रहा हूँ, सामरीन जी सुन लीजिए, इतना बड़ा अगर इल्जाम आपने लगाया है तो उसका जवाब भी सुन लीजिए। आप एकदम, आपके सवाल का मैं जवाब बड़ी बेबाकी से देता हूँ। हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ के बिहार वासी, भारतवासी को राष्ट्रीय जनता दल का टिकट मिला है। वो प्रशांत किशोर पांडे जो कहते थे जात पात की राजनीति नहीं होगी, वो आज उसी में घुल गए हैं, उसी में मिल गए हैं, मिक्सअप हो चुके हैं। और जिस तरीके से सुन लीजिए ना, मजबूरी हम तो भारतवासी बिहार वासी को हम टिकट दिए हैं। और बड़ी मजबूती से पूरे देश का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हमारे साथ है, बिहार प्रदेश का और पूरे देश का साथ है। ये आपका मामला हो सकता है कि आप इसको हिंदू मुसलमान से जोड़े, हम भारतवासी के नजरिए से जोड़ते हैं। इस देश में कड़वा लगता है, लेकिन हमारी दवा एकदम सामरीन जी एकदम हमको आपका सवाल कड़वा नहीं लगा। आपको लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार है। मैं भी तो बड़ी बेबाकी से कह रहा हूं कि किसी भारतवासी और बिहार वासी को टिकट मिला है। मैं आपके एंगल में फंसना नहीं चाहता। और दूसरी बात, अभी तक अमित शाह के कहने पे ये प्रशांत किशोर पांडे जी जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के गोद में गए थे या नहीं, ये बात पूछ लीजिए, सही है या नहीं? अरे इलेक्शन के बाद सामरीन जी जिस तरह से गधे के सर से ना सिंह गायब होता है, वैसे ही प्रशांत किशोर पांडे गायब हो जाएंगे। बिल्कुल प्रीति जी, हम आपके पास भी आएंगे। क्या कह रही हैं? तरफ बोल रहे हैं कि मेरी पार्टी से भारतवासी और बिहारवासी को कैंडिडेट बनाया गया, और दूसरी तरफ प्रशांत जी को प्रशांत किशोर पांडे कह रहे हैं। तो आप मानसिकता समझिए राजद की। मानसिकता ये है कि आप प्रीति जी को पहले बोलने दे देते हैं। बोलिए। आप ये देखिए किस तरीके से प्रशांत जी को उनकी जाति में बांट करके, एक वर्ग में बांट करके और एक मानसिकता बनाने की कोशिश की जा रही है कि भाई हम समझ लो कि प्रशांत जी उस जाति से हैं, वहां नहीं जाना है। तो कहीं ना कहीं जो जगदानंद जी की चिट्ठी से प्रशांत किशोर को प्रशांत किशोर पांडे कहने का एक चलन चल गया है राजद के नेताओं की तरफ से। मुझे लगता है कि उनकी जो जातिवादी जो सोच है, मानसिकता है, जो बिहार में चकर चुकी है, और कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत राजद से ही हुई है। तो उसी को बताने की कोशिश है कि भाई ये पांडे है, लेकिन जब उनकी कैंडिडेट की बात आती है वहां पे वो भारतवासी और बिहारवासी करने लग जाते हैं। तो
अंदाजा लगा सकती है कि किस तरीके की राजनीति जी, बिहार में किस चल रही तरह है। की और आरजेडी जो है सामरीन जी, परिवारों की पार्टी है। सामरीन यहाँ जी। पे अपने बेटे को बेटी को दिया जाए। एक इनके जो नेता है तेजस्वी यादव जी। उनको पूरी की पूरी राजनीतिक पार्टी विरासत में दे दी गई है। यही- क्या कोई ऐसा पूरी की पूरी मैं बता रहा हूँ, राजनीतिक पार्टी यही- गिफ्ट में दे दी गई है तेजस्वी यादव को। यही डबल स्टैंडर्ड है सिमरन जी। अच्छा। आप देखिए, राष्ट्रीय बिहार को सुन लीजिए बिहार प्रीति वालों जी, ने देते हैं, अब जी, सुन जी, लीजिए, हाँ। यही डबल स्टैंडर्ड है। अच्छा, ठीक है। ये दो मुहे सांप है और अच्छा। वो दो मुहे सांप में आपको कुछ मिनटों में मैं इनको साबित कर दूंगा। बता दीजिए, हाँ। आप राष्ट्रीय जनता दल को परिवार की बात करती हैं हाँ। और आपके मुंह में फेविकोल का डब्बा चला जाता है। आप नहीं कहती कि जी रामविलास पासवान के पुत्र एनडीए में चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी के पुत्र सुमन मांझी है। आप ये नहीं कहती कि राजनाथ के पुत्र है। आप सुन लीजिए सामरीन जी, अरे भाई प्रीति जी आई है तो इनसे जनसुराज की ना बात कीजिए। इसी मैं वही तो बता रहा हूँ कि ये आरएसएस के लोग हैं। अच्छा। अगर भारतीय जनता पार्टी, अगर सामरीन जी भारतीय जनता पार्टी 20 सालों में हमारा सामने से मुकाबला नहीं कर पाई तो ऐसे ही अस्त्र शस्त्र के रूप में जन स्वराज को लेके आई है। के रूप में जन स्वराज को लेके आई है। और देश में ऐसी विडंबना है कि आते हैं और ये जो शायद पैसा मिल रहा है ना इनको, जरूर शराब माफियाओं से मिल रहा है, इसलिए ये बिहार में शराब को खुलवाने की बात करते हैं। ये पैसा कहां से आता है? इस पर भी बात करेंगे। गांधी की विचारों की बात करते हैं, गांधी का चरखा, गांधी जी का फोटो लगाते हैं और शराब खुलवाने की बात करते चलिए हैं। ठीक है आरजू जी इस सवाल का जवाब दीजिए। देखिए तेजस्वी यादव भी लगातार एमवाई की बात करते हैं और मुसलमानों ने तो खेल कर दिया था। रुपौली का उपचुनाव आपको याद होगा, पूर्णिया का चुनाव आपको याद होगा, मुसलमान छिटक रहे हैं। कहीं ऐसा सुनिए, मुझे सवाल कंप्लीट करने दीजिए। कहीं ऐसा ना हो जाए आरजू जी कि आरजू खान का भी मन मचल जाए और कहीं ऐसा ना हो जाए कि आरजू खान भी राजद के लिए एक्स हो जाए और जनसुराज के लिए प्रेजेंट हो जाए। यही है सेलेक्टिव क्वेश्चन, यही है। अच्छा जी। बिहार की जनता ने 2 बार जनादेश दिया राष्ट्रीय जनता दल को, 2 बारों से लार्जेस्ट पार्टी ठीक है। बिहार की कौन है? राष्ट्रीय जनता दल है। उसमें हमको सबका साथ मिला और सबके जनादेश का हम सर माथों पे जनादेश का सम्मान करते हैं और रखते हैं। और ये जो आए हुए लोग हैं ना, आप उनसे पूछिए कि बीजेपी के एनडीए के साथ क्यों रहे? देखिए सवाल से इधर उधर नहीं, एकदम आपके कहने से हम नहीं मानेंगे। ये एकदम राजद से खफा हो गए, फिर सेलेक्टिव पॉइंट पे आप जा रही हैं। पूर्णिया में एकदम नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। आंकड़े गवाही दे रहे। मुझे तो आप झूठा बना सकते हैं लेकिन आंकड़ों की बात कीजिए। आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। अगर एक सीट पे, अगर एक सीट से क्या आप पूरे बिहार का रिजल्ट निकाल सकते हैं? और सुन लीजिए, मुसलमान की बात कर आप सामरीन जी दूसरे तरफ आप लेके जा रही हैं। मैं डायरेक्टली कहता हूं कि सिर्फ आपको एक सेलेक्टिव क्वेश्चन समझ में आता है। आप एमवाई की बात करती हैं, माई के साथ बाप की बात क्यों नहीं करती? वो भी तो हमारे नेता कहते हैं, तो जेड की भी तो बात कहते हैं। लेकिन आपको जो अच्छा लगेगा वही सवाल करिएगा। प्रदेश की जनता, प्रदेश की जनता, प्रदेश के मुसलमान, सुन लीजिए सामरीन जी सुनिए। दीजिए ना, मैं लिख देता हूँ सामरीन जी, पेपर दीजिए, मैं पेपर दीजिए, मैं लिख देता हूँ। छठे, ये मैं आपके दर्शकों के सामने लिखता हूँ, रामगढ़ में छठे या 7वें नंबर पे शायद अगर ये आ जाए जन स्वराज पार्टी, तो मैं फिर 23 तारीख को आप अपने डिबेट शो में बुलाइएगा। और मैं ये लिख रहा हूँ 6 या 7वें नंबर की भी पार्टी अगर हो जाए, नंबर की भी अगर पार्टी हो जाए तो गुंजाइश होगी। तो फिर क्या होगा? इनका बड़बोलापन। चले जाइएगा आप भी जनसुराज कहिएगा। मैं ऐसे पद चिन्हों पे नहीं जाऊंगा जो गांधी का फोटो लगाते हैं और फिर कहते हैं शराब चालू करते। और ये मैंने लिख दिया है कि छठे और 7वें नंबर पे भी अगर ये रामगढ़ में आ जाए तो फिर मुझे आप 23 तारीख को डिबेट में बुलाइएगा, मैं इसका जवाब दूंगा। आरजू जी ये भी लिखिए कि आरजेडी क्या कीजिएगा ये भी तो बताइए। मुझे लगता है कि आरजू जी को ये भी लिखना चाहिए कि आरजेडी किस नंबर पे आएगी। एकदम मैं बता दे रहा हूँ किस नंबर पे आएगी। जन स्वराज के हाँ। संस्थापक जो है ना, वहां प्रशांत किशोर पांडे जी गए थे और उनकी बलखलाहट बता दी कि वो आरएसएस के ही मार्गदर्शन में जा रहे हैं। वो अपनी बात नहीं कर रहे हैं, वो आरजेडी की बात कर रहे थे कि कितने नंबर पे आएंगे। आरजू जी बोलिए
बोलिए प्रीति जी। मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक तो उनको ये लिखना चाहिए कि रामगढ़ में आरजेडी का जो प्रत्याशी है वो किस नंबर पे आ रहा है। दूसरी बात कि बार बार जो शराबबंदी हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतते आए हैं और जीतेंगे, निरंतर जीतेंगे। मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है और बिहार के मुद्दों के बजाय राजनीतिक डिस्कशन हो रहा है। आप करिए ना, हर बार होता है। आप करिए ना शराब पे बात। आप क्यों शराब खुलवाना चाहती हैं? आप जब आप अपने राजनीतिक गुरु के साथ थी तो क्यों नहीं किया आपने भारतीय? अभी हमने देखा कि ऑन रिकॉर्ड 35-40 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है। उससे ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है और बहुत लोग बीमार पड़े हैं। उस पर क्यों नहीं ये बात रखते हैं कि जब बिहार में शराब बंद है तो इस तरीके से खुलेआम शराब आप क्यों नहीं कहती हैं भारतीय जनता पार्टी को? आप क्यों नहीं कहती हैं भारतीय जनता पार्टी को? अपनी बात बिल्कुल मुकम्मल। बार बार जो ये कहा जाता है गांधी जी की फोटो लगा करके हम शराबबंदी की बात करते। सबसे पहली बात कि कभी भी महात्मा गांधी ने ये नहीं कहा कि कानून बना करके आप शराब को बंद कीजिए। जी, मैं गांधी जी को कोट करना चाहूंगा। कानून बना करके शराब बंद करने मैं गांधी जी को कोट करना चाहूंगा। ठीक है। बिहार एक बहुत ही अत्यंत पिछड़ा राज्य है। यहाँ संसाधनों की कमी है। हम इस कानून को सही तरीके से है ना प्रीति जी, एक आयरनी तो है ना कि गांधी जयंती के दिन मन से खड़े होकर प्रशांत उन्होंने ये भी कहा कि जो 10 मिनट के अंदर शराब खुलवा देंगे, शराबबंदी हटा देंगे। आयरनी क्योंकि प्रशांत जी जब 5000 गांव में घूमे हैं उनको दिखा है कि हर जगह शराब मिल रहा है। अच्छा। और जो थोड़े बहुत आमदनी लोगों की है वो जाकर के शराब पीने में उसको अपने पैसों को बर्बाद कर रहे हैं। वो जमीनी हकीकत को देखते हुए फैसला ले रहे हैं कि जो पैसा आज काला बाजारी की वजह से माफियाओं की जेब में जा रहा है, इनडायरेक्टली नेताओं के जेब में जा रहा है। क्योंकि बिना सरकार के समर्थन के इतने बड़े स्तर पे शराब की कालाबाजारी नहीं हो सकती। अब मैं बोलूं सामने मुझे लगता है कि मुझे मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए प्लीज। ये सभी परिस्थितियों को, जमीनी हकीकत को देखते हुए प्रशांत जी ने तय किया है कि अगर हम शराब को खोल दे, कानून बना करके उसको सख्ती से शराब बिक्री पर पाबंदी लगाते हुए बेचेंगे और जो राजस्व हमें आएगा उस पैसे को हम बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, शराब पी के जो पैसा आएगा वो शिक्षा व्यवस्था पर लगेगा। बहुत अच्छे, क्या विचार है? क्या विचार है? क्या राय है आपकी? बहुत खोखला विचार है। खोखला विचार इसलिए है कि आप गांधी की बात करते हैं। मैं गांधी जी को 1 मिनट के लिए कोट कर दूं, थोड़ा सा वक्त मैं चाहूंगा आपसे। गांधी जी ने कहा था कि अगर मैं एक दिन का तानाशाह बना देश में तो बिना मुआवजे के जितने भी दुकान शराबे हैं मैं उनको बंद कर दूंगा। और गांधी जी कुछ लिखते नहीं थे। गांधी जी हमारे आदर्श, पूरे दुनिया के आदर्श, वो जो कह देते थे उनको जनता मान जाती थी। दूसरी बात, मैंने आज तक लोगों को देखा कि जो अंग वस्त्र है ना मुसलमानों के, वो आदान प्रदान करते हैं। सुन लीजिए, मुझे भी खत्म कर ले लीजिए प्रीति जी। मैंने आप जो है अंग वस्त्रों को मैंने देखा, जैसे रमजान में होता है अफ्तार पार्टी, तो पता चलता है तमाम नेता जो है वो टोपी लगा लेते हैं, वो गमछा जो है वो डाल लेते हैं, स्टॉल डाल लेते हैं, जो मुस्लिम जो रिलीजन की जो निशानी है। आज तो हद हो गई जी, आज तो हद, सुन लीजिए जी, आज तो हद हो गई कि मैंने प्रशांत किशोर पांडे को नमाज पढ़ते देखा और मुसलमानों में जिसको हराम करार दिया है शराब खुलवाने की भी बात करते हुए देखा। ये अपने आप में गजब की विडंबना है, गजब की विडंबना। तो आप कहिए, आप वही तो मैं भी कह रहा हूं कि आप कहिए इस सरकार से कि आपके शराब जो बंदी कानून है वो पूरी तरह से फेल है, उसको अच्छे तरह से लागू करिए। ये मत कहिए कि शराब हम चालू कर देंगे। ये है इनका डबल स्टैंडर्ड। एक तरफ नमाज पढ़ते हैं और दूसरे तरफ जो मुसलमानों में हराम करार दिया गया उसको चालू करने की बात करते हैं। यही नहीं, मैं 4 शास्त्रों का मैं नाम लूंगा, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, ये जितने भी वेद हैं ना, हिंदू हमारे जो सनातनी भाइयों के हैं, कहीं भी मदिरा पान को गलत तरीका लिखा गया। ये मुसलमानों में ही नहीं, लेकिन ये कौन सी पोथी पत्री लेके आते हैं और कहते हैं कि हराम चीज को चालू करेंगे, मदिरा पान को चालू करेंगे। देखिए इनके पास एक ही राग है। पहले तो प्रशांत जी को बीजेपी का आरएसएस का एजेंट बताया, एकदम है। अमित शाह के कहने पे वो जनता दल यूनाइटेड के गोद में बैठते हैं। आप बोलिए, आप महिला हैं, आप काम सम्मान करेंगे। मुझे लगता है कि शराब बंदी की वजह से जो समस्याएं बिहार में पनप रही हैं, जिस तरीके से जो युवा वर्ग है, एक तो वो शराब की डिलीवरी करके अपना पॉकेट मनी निकाल
निकाल रहा है, ये एक सच्चाई बन गई है बिहार के गाँव में। और दूसरा, जो सूखा नशा, स्मैक जैसे जो और जहरीले और खतरनाक ड्रग्स का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। इस पर समरीन जी, एक मिनट, छोटा सा कमेंट, एकदम इस पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी से सवाल क्यों नहीं कर रही हैं? चलिए प्रीति जी, आप हमको ये बताइए कि क्या होगा, सत्ता में बैठे हुए लोगों से सवाल क्यों नहीं कर रही हैं? जनसुराज का उपचुनाव में क्या होगा? जनसुराज पूरी मजबूती से चारों उपचुनाव खाता खुलेगा कि जनसुराज के चारों प्रत्याशी जीत कर 23 नवंबर को जीत कर आ रहे हैं, और ये आगाज होगा बिहार के विकास के लिए। सपना देख सकते हैं, हम आपका सपना देखने का हम आपका हक नहीं छीनेंगे। आप सपने देखिए, हम आपके सपना देखने को हक को नहीं छीन सकते। पलायन, गरीबी दूर करने के प्रयास में हमारा जो प्रयास है, उसके लिए हम शुरुआत करेंगे 2025। आपके प्रयास जो है वो शराब माफियाओं से पैसे लेने के हैं, और आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकते हैं, हम आपके सपने को नहीं मेरे सवाल का जवाब दीजिए, छटपट खत्म करते हैं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये बताइए कि महागठबंधन का क्या होगा? देखिए, अभी अगर हम रेशियो की बात करें तो रेशियो है 3:4, यानी कि 3 सीटें महागठबंधन के खाते में, 3 से 4 होगी या 3 से 0 हो जाएगी? 4 के चारों पे हम जीत दर्ज करेंगे, और जनता का जनादेश जो है, हम बोल रहे हैं ना, अरे जनसुराज अभी 2 दिन हुए आए, अगर वो दावा कर सकती है तो जिसने हमको लार्जेस्ट पार्टी बनाया बिहार के लोगों ने, हम सपना क्यों नहीं देख सकते हैं? और हम 4 सीटों पे जीतेंगे, हम सपना नहीं देखते। हम बिहार वासियों, मैं बता रहा हूँ, मैं समरीन जी बता रहा हूँ, हम बिहार के लोगों के सपने को पूरा करते हैं, नियुक्ति पत्र बांट के, शराबबंदी कानून ला के, नियुक्ति पत्र बांट के, क्योंकि 5 लाख नौकरी देने का जो वादा किया गया था पूरा करके दिखाया, सिर्फ नियुक्ति पत्र बांटा गया। इन्होंने खुद जातीय जनगणना करवा के रिजर्वेशन बढ़वा के, खेल में मेडल लाओ, नौकरी पाओ करवा के, ये ऐतिहासिक काम करवा के महागठबंधन ने लोगों के सपने को पूरा किया है। प्रशांत किशोर हो जाएंगे टाई फिश, तो अब देखना होगा कि आखिर 23 तारीख को कौन बाजी मारता है, कौन होता है राजा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।